आज हम भोपाल के इतिहास में एक बहुत ही अहम शख्सियत पर बात करने वाले हैं। नवाब हमीदुल्ला खान। हाँ, भोपाल के आखिरी शासक। हमारे पास कुछ जानकारी है उनके जीवन और उस दौर के बारे में। बिल्कुल। उनका पूरा नाम तो खैर बहुत लंबा था। सिकंदर सौलत इफ्तिखारुल मुल्क बहादुर हमीदुल्ला खान। बाप रे। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो आखिरी सत्ताधारी नवाब थे, है ना? ये फर्क जरूरी है। सही। बिल्कुल सही। 1926 में अपनी माँ बेगम कैकसरू जहान बेगम के पद छोड़ने के बाद उन्होंने गद्दी संभाली और 1949 तक शासन किया, मतलब जब तक विलय नहीं हो गया। हाँ, औपचारिक तौर पर तब तक। हालांकि नवाब का टाइटल तो उनके साथ 1960 में उनकी मृत्यु तक रहा। तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर थोड़ा और गहराई से समझते हैं उनके जीवन के अहम पहलुओं को। तो 1926 में वो शासक बने, लेकिन जैसा आपने कहा उनका असर सिर्फ भोपाल तक ही नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। वो तो राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सक्रिय थे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे। हाँ हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उनमें वो प्रतिनिधि थे। जी हाँ। उनमें वो एक डेलीगेट थे। और उससे भी ज्यादा शायद अहम बात यह है कि 1944 से 47 तक, यानी आजादी से ठीक पहले वाला साल। बिल्कुल, उस नाजुक दौर में वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। अच्छा। हाँ, ये तो उस जमाने में रियासतों के शासकों का एक बड़ा मंच हुआ करता था। बहुत बड़ा मंच। तो ये उनकी राष्ट्रीय भूमिका को दिखाता है। और इसी दौरान एक और थोड़ी हैरान करने वाली बात पता चलती है, दूसरा विश्व युद्ध। हाँ हाँ। उसमें वो कैरन और एल एलमीन की लड़ाइयों में मौजूद थे। ये बात तो बहुत कम लोग जानते होंगे। हाँ, ये उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती, एक शासक का युद्ध भूमि में होना। बिल्कुल। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा पेचीदा उनके राजनीतिक रिश्ते थे। हाँ, वो तो थे ही। सोचिए, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, और दोनों से ही उनके काफी करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन था? मतलब उस दौर में तो जाहिर है दोनों नेताओं के रास्ते बिल्कुल अलग हो रहे थे। यही तो उस समय की राजनीति की जटिलता है। और सिर्फ यही नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन से भी उनके अच्छे रिश्ते थे। तो मतलब एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ ब्रिटिश वाइसराय, सबके साथ अच्छे संबंध। जी, और शायद इसी वजह से जब भारत में विलय का सवाल आया तो वो थोड़ा हिचकिचाए। हाँ, ये बात आती है कि जिन्ना का काफी दबाव था उन पर। दबाव तो था, लेकिन फिर भी आखिरकार उन्होंने थोड़ी नानुकुर के बाद भोपाल रियासत को भारत में शामिल करना मान लिया। ये 1949 की बात है ना? 1949। तो ये जो हिचकिचाहट थी, ये शायद उन अलग-अलग निष्ठाओं और दबावों का नतीजा थी। सही कहा। ये उस दौर के बहुत से शासकों की कश्मकश रही होगी। बिल्कुल, आसान फैसले नहीं थे वो। और फिर 1956 में तो भोपाल राज्य का मध्य प्रदेश में विलय हो गया। राज्य पुनर्गठन के बाद। हाँ, उसके बाद तो नवाब साहब का शासनकाल तो वहीं प्रभावी रूप से खत्म हो गया। और 1960 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उत्तराधिकार का क्या हुआ? क्योंकि उनका कोई बेटा तो था नहीं। नहीं, बेटा नहीं था, तो उनकी दूसरी बेटी जो थी साजिदा सुल्तान, उन्हें भोपाल की नवाब बेगम का खिताब मिला। अच्छा, खिताब मिला, लेकिन जाहिर है अब वो सिर्फ एक उपाधि ही रह गई थी। हाँ, नाम मात्र की। शासन तो अब भारत सरकार के पास था। तो कुल मिलाकर देखें, नवाब हमीदुल्ला खान एक तरह से रियासती दौर और आजाद भारत के बीच की एक कड़ी जैसे थे। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल राजनीतिक माहौल में अपनी रियासत को संभाला और कई तरह के दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उनकी कहानी असल में उन चुनौतियों और बदलावों को दर्शाती है जिनका सामना भारत की आजादी के वक्त कई शासकों को करना पड़ा था। यहाँ एक सवाल मन में आता है हाँ। कि जब नेहरू और जिन्ना दोनों से इतने अच्छे ताल्लुकात थे, तो फिर भारत में शामिल होने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? ये उस समय के अंदरूनी दबावों के बारे में क्या बताता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दिखाता है कि सतह के नीचे कितनी खींचतान चल रही होगी। और एक बात और सोचने वाली है हमारे सुनने वालों के लिए, अगर मान लीजिए उत्तराधिकार का क्रम कुछ और होता, कोई बेटा होता, या फिर उनका राजनीतिक झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा साफ होता, तो क्या भोपाल का या शायद मध्य भारत का इतिहास कुछ अलग होता? हाँ, ये सोचने वाली बात है जरूर। इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है।